Unit 5 and rotational motion. Rotational motion. तो आज का जो हमारा ये यूनिट रहेगा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप सबसे पहले। क्या चीज होती है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पढ़ते हैं हम, और क्या हमने ये पहले भी पढ़ा है कभी, ये सब बातें आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे यूनिट को, वन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड अनदर ऑफ रोटेशनल मोशन। इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल यू हैव टू स्टडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से भी कहीं इसको पढ़ते हैं, तो सेंटर ऑफ मास से भी आप इसको क्या कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COM, सेंटर ऑफ मास बोला जाएगा। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, कैसे जरूरत पड़ी, सब आपके सामने आ रहा है। देखिए इसको, सपोज कोई बॉल है आपके पास, क्या है, कोई बॉल। इस बॉल को अगर आप स्पिन करके फेंकते हो, देखो थ्रो करना, प्रोजेक्टाइल बनाना आपको आता है। अगर आप इसको स्पिन करके फेंकते हो, डायरेक्ट फेंक सकते हो, एक तो ऐसे विदाउट स्पिन, और एक आप इसको स्पिन करके इस तरह से स्पिन करके अगर आप इसको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो, तो क्या होगा, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेट होंगे। क्या होंगे, रोटेट। कोई पार्टिकल यहां से यहां वेलोसिटी लेगा, कोई यहां से यहां लेगा, किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। यू नो वेरी वेल, जो किनारे पर होगा ज्यादा वेलोसिटी होगी, जो सेंटर की तरफ जाएगा पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कम होगी। राउंड राउंड वाले झूले भी आपने झूले हुए, उसमें भी पता लग जाता है ये चीज। देखते हो कई बार झूले झूलते हो ऐसे, जो इसका एंड होता है यहाँ वाला ज्यादा स्पीड से घूम रहा होता है, यहाँ वाला क्या होगा, कम स्पीड होगी, यहाँ वाला और कम स्पीड होगी, होती है ना ऐसे। तो ये आप सारी चीजें महसूस कर सकते हो, स्पिनिंग होगी इसकी। तो आपको किसी भी पॉइंट पर देखो कितने मास है, यहाँ पर एक बॉडी का मास कैपिटल M, और इसके अंदर दुनिया भर के मास, छोटे छोटे मास M1, M2, M3, M4, ये सब है इसके अंदर। जब ये स्पिन होगा तो सारे पार्टिकल क्या होंगे, स्पिन होंगे, और आप अलग अलग मास की स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक फैक्टर सेंटर ऑफ मास, कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम लेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि एक पूरे बॉडी का एक ऐसा सेंटर ले लीजिए जहां पर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मान लेते हैं कि वो उसका सेंटर है, पूरी बॉडी का, पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर मान लेते हैं कि वो क्या अप्लाई करता है, हमें इसकी नहीं। तो देखिए अगर आप अलग अलग करें, ऐसे ऊपर भी जा रहा है और स्पाइरल ऐसे जा रहा है, तो इस तरह से इसका मोशन होगा। तो कैसे आप स्टडी कर पाओगे, तो इसको इजी बनाने के लिए कंसेप्ट लिया गया सेंटर ऑफ मास का। एंड द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज the whole mass of the body situated at a point. उसके बाद सेंटर ऑफ मास के बाद हम किसी बॉडी शेप्स को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, डिफरेंट शेप्स को। इसको बस अपना थोड़ा सा दिल और दिमाग से आपको जज करना है कि क्या जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है। शेप्स में सबसे पहले मैं रोड ले लेता हूं। कोई क्या, ये कोई ले लिया, क्या होता है, सरिया। सरिया इतना लंबा डंडा ले लिया आपने, 5 to 6 फीट लगा लो, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड मास, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये नहीं है कहीं से पतला है, कहीं से मोटा है, कहीं से खोखला है, नो, एट एवरीवेयर it will be, it have the same mass at any point, ठीक है, any part, कोई भी पार्ट ले लीजिए, सारी जगह पर उसका मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पूरी रोड का सेंटर ऑफ
मास कहाँ होगा? पॉइंट ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, कहां पर हो? बता सकते हो? क्या महसूस कर रहे हो? मैंने कहा था अभी, दिल और दिमाग से सोचिए कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा। कुछ तो होगा कि पूरी बॉडी का। वैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी मतलब वैसे ट्रिक बताऊं या थोड़ा सा सिंपल से बात बताऊं, आप उस बॉडी को सोचकर देखिए, आप उसको अपने से दूर लेकर जा रहे हो या आप दूर होते जा रहे हो उससे, तो ये बॉडी आपको छोटी होती हुई दिखाएगी, बड़ी होती हुई दिखाएगी। छोटा होते लास्ट में एक चीज दिखाई देगी आपको, डिसअपियर होने से पहले क्या दिखाई देगी? जस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट दिखेगा सिर्फ। यस और नो? कोई भी देख लो, बस है, बस पहले छोटी सी दिखती है, फिर पास आती जाती है, फिर बड़ी होती चली ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जो ये रोड है ये भी आपको दूर जाती हुई दिखाई देगी। तो ना तो ये यहां से खत्म होगी, देखो यहां से भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, यहां से भी, साइडों से भी, सारा का सारा बीच में आकर आपको क्या दिखेगा? एक पॉइंट की तरह दिखेगा। नहीं, ये पॉइंट दिखेगा बस ये सेंटर पे। इसका सेंटर कौन सा होगा? डी। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लग करेगा? डी पॉइंट पर। कहां पर? डी पॉइंट पर। एनी डाउट प्रॉब्लम बताइएगी यहां पर? दूसरा एक और तरीके से समझ सकते हो, सपोज बर्फ का टुकड़ा है, कोई पीस है, ब्लॉक है, ठीक है, आप उसको पूरा साइज इस तरह से है, लटका दो, हैंग कर दो, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? जैसे ये दे दिया ब्लॉक से, सेंटर ऑफ मास कहां होगा इसका? किनारों पर, फेस पर, या बिल्कुल बीच सेंटर पर कहीं? इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल बीच में, कहीं पर भी नहीं होगा यहां पर। क्यों? सोच कर देखिए, अगर ये मेल्ट होता चला जाए धीरे धीरे, तो लास्ट में एक छोटी सी डली बच जाएगी, छोटा सा पॉइंट बचेगा पहले, डिसअपियर होने से पहले, फुल्ली मेल्ट होने से पहले, और वो कहां पर होगा? सेंटर होगा। यस और नो? इसी तरह से आप हर एक चीज को जज कर सकते हो, या तो मेल्ट करके सोच लीजिए, या फिर धीरे धीरे कंप्रेस करके सोच लीजिए, कंप्रेस करके कहां जाएगा वो, उसका लास्ट पॉइंट कहां रहेगा, ठीक है, या उसका जनरेटिंग पॉइंट क्या होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर उस बॉडी का होल मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट होगा। आई होप आपको एक चीज क्लियर हुई होगी। दूसरा एक और चीज देखिए, आप यहां से सेंटर ऑफ मास से किसी चीज मूव करवाते हो, ले जाते हो, तो वो भी इजी रहता है। सोचकर देखिए, इतनी लंबी रोड है, अगर मैं कह दूं बेटा एक पॉइंट से पक्के उठा के लेके जाओ, मुश्किल आएगी कि नहीं? और अगर आप बीच में से उठाकर लेकर जाओगे तो उसको, जैसे ये रोड है, ये इसको किनारे से पकड़ के लेके जाना आसान है या बिल्कुल बीच में से? तो जब इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे इसकी एक्चुअल में जान होगी, वहां से अगर आप इसको पकड़ोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल भी रहता है। देखो, महसूस करना आपको इस चीज, महसूस करेंगे तो कुछ पढ़ेंगे ना इसके बारे में। पूरी बोर्ड देखिए, आपने इसको थ्रो कर दिया यहां से, इसके तो सारे पार्टिकल कहीं कहीं मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका एक पॉइंट होगा जो स्पाइरल नहीं चलेगा, और वो कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर वाला ना तो इधर जाएगा ना इधर। देखो बाकी सारे स्पाइरल बनाएंगे, कोई कम बनाएगा, कोई ज्यादा बनाएगा, लेकिन तो ये वाला होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। किसमें चलेगा? स्ट्रेट लाइन में। दैट्स व्हाई दिस इज द नीड ऑफ स्टडीइंग सेंटर ऑफ मास। इसलिए ये हमारी जरूरत है, इंपॉर्टेंस भी बन, क्योंकि हर एक बॉडी में दुनिया भर के होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो सभी को अलग अलग स्टडी करना मुश्किल हो गया था, मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा। और दूसरी बात, अभी आप डिफरेंट शेप्स के पढ़ रहे हो, तो डिफरेंट शेप्स में और भी ले लेते हैं, बाद में आपको बताऊंगा कि आप ये पहले से यूज करते आ रहे हो।
जाने अनजाने में पहले से आप यूज करते आ रहे हैं इसको। रोड के बाद आपने पढ़ा क्यूब के बारे में। क्यूब के बाद आप कोई सफियर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सफियर। स्फेरिकल बॉडी कैसी होती है? गोल, गोल होती है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल सेंटर में। यस और नो? और ले लीजिए, सफियर के बाद सर्कल ले लीजिए। सर्कल ऐसा होता है, अंदर से खाली ले लो इसको, रिंग। सर्कल और रिंग पढ़ो, क्योंकि +2 में काफी टॉपिक ऐसे है जो सर्कल और रिंग बोलता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने तो सर्कल पढ़ा था, तो हमें रिंग वाला तो करवाया ही नहीं। तो रिंग और सर्कल बात एक ही होगी, सिर्फ इसके पास बाउंड्री होती है, सर्कमफेरेंस होती है और बीच में से क्या होता है? खाली। लेकिन इसको अभी सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ये ना सोचना बॉडी के ऊपर ही होगा कहीं पे, बॉडी लाई होनी चाहिए, मास लाई होना चाहिए। नो, इसका देखो मास सारी जगह पर है, रिंग पर M1 M2 M3, बट इसका जो सेंटर ऑफ मास आप स्टडी करोगे वो सेंटर में ही करोगे। जरूरी नहीं है बॉडी होनी चाहिए, क्या पता बॉडी यहां पर हो और उसका सेंटर ऑफ मास उससे हटके हो जाए। जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर ही हो, वहां पर मास लाई करना चाहिए। यहाँ पे कोई मास लाई नहीं कर रहा है, बट इन सभी का बाउंड्री का, सर्कमफेरेंस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है आपके, इन सब का आप क्या पढ़ने वाले हो? सेंटर ऑफ मास बीच में है, जबकि वहां पर कोई भी मास नहीं है ना। क्यूब है, क्यूब की फेस है सारे, अंदर कुछ भी नहीं है, होलो है, अंदर होगा। सफियर होलो है, तब भी अंदर ही होगा, बिल्कुल बीच में जहां पे कुछ भी नहीं। ठीक है, सॉलिड ले लो तब भी अंदर है। और डिस्क ले लो, क्या ले लो? डिस्क, तब भी इस केस में सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर, सेंटर से। और मैं आपको ये लिखवाता हूं, आपको साथ होना चाहिए, बिकॉज ठीक है, जो वीडियो आएगी उसमें आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Oh no. नेक्स्ट, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप ये सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास जिसको आप COM से आप ध्यान रख रहे हैं, ये आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। सपोज जैसे कोई बॉडी ले लेता था मैं, इनिशियल वेलोसिटी U से चल रहा है, वो फाइनल वेलोसिटी उसकी V हो गई है, पढ़ते थे ना ऐसे। एक्सेलरेशन उस पे क्या है? A एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, डिस्टेंस उसने S ट्रेवल कर दिया, टाइम उसको T लग गया, पढ़ते थे ऐसे। तो आपके पास कुछ फॉर्मूले होते थे, जैसे लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता था ये फार्मूला। लीनियर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता था? P = mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, यही होता था। यहां पर जो ये आप मास ले रहे होते थे ना फार्मूले, पहले हमने पढ़े थे, 9th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, चलो 1 मिनट अभी करते हैं इसको। तो ये जो आपने लीनियर मोमेंटम, फोर्स, ये सब पढ़ा था ना पहले, ये सब आप सेंटर ऑफ मास को लेकर करते थे। नहीं तो सोच कर देखिए, कोई बॉडी अगर स्पिन हो रही है साथ में, तो उसके तो सारे पार्टिकल दाएं बाएं
स्पाइरल ले लेंगे, अलग अलग वेलोसिटीज होंगी उनकी, तो कैसे पॉसिबल होगा वो? तो फोर्स का फार्मूला था ma, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपने पढ़े थे, जैसे लीनियर मोमेंटम लिख देता हूं मैं पहले, लीनियर मोमेंटम P से डिनोट करते हो आप इसको, फार्मूला क्या होता है इसका, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लिखा आपने मास इनटू वेलोसिटी, मास कौन सा, बॉडी का कौन सा मास, हम कौन सा मास लेते थे, ये जाने अनजाने में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। फोर्स फार्मूला पढ़ा था आपने, फोर्स क्या फार्मूला पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, कौन सा मास, एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का, ये भी मास कौन सा था, सेंटर ऑफ मास लिया जाता था बॉडी का। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन तब तक हमने इसका कोई भी कहीं पर भी जिक्र नहीं करा, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो दो टाइप के मोशन होंगे, लीनियरली भी चलेगा वो और स्पिनिंग करता हुआ रोटेशन भी करेगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को लेकर सारे टॉपिक अपने स्टडी करना पड़ेगा। चलो अब कुछ और इमेजिनेशन करते हैं, डिफरेंट शेप्स के बाद अब कुछ और इमेजिन करते हैं। सबसे पहली बात, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर दोबारा से बता रहा हूं कि आपको दिल और दिमाग दोनों से फील करना है, समझना है, तभी आंसर दे सकते हो। ये देखिए, कोई रोड है, यहां से पतली है फिर मोटी हो जाती है, ठीक है, कोई रोड है यहां से पतली और यहां से थिन और थिक दिख रहा आपको। इसी में एक पॉइंट आपका ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि इस रोड में, इस रोड के अंदर सेंटर ऑफ मास कहां पर लोगे, एट ए, बी, सी, डी, ई या एफ, क्या फील कर रहे हो, कहां पर होना चाहिए, कौन सा होगा आपके हिसाब से, कौन सा होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये ए बी इज इक्वल टू बी सी है। अब सोचिए, बी तब होता जब ये और ये दोनों बराबर होते, मतलब जो इधर थिकनेस है वही इधर होती, ठीक है। ज्यादा मास कहां पर है, बीसी वाले पार्ट में, ज्यादा मास कहां पर है, इस वाले पार्ट में, कम मास किसमें, इसमें। तो जहां पर ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट होता है वहां पर लिया जाता है, इसमें ज्यादा मास कहां पर है, बीसी, तो बीसी के बीच में कहीं पे लाई करेगा। अब बीसी के बिल्कुल बीच में भी नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ बीसी को ही है, बी वाले पार्ट के साथ ये भी तो है, इसका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। अगर सिर्फ ये होता तो क्या होता, सेंटर ऑफ मास डी, अगर पूरी लेंथ एक जैसी होती तो बी हो जाता, बट इन दिस केस
there is some part added at the end of B. तो अब ये D भी नहीं देगा, D से E वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझे या नहीं? D ले नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ इसका देगा, तो इसका यहाँ पे रखने का मतलब ही क्या है, फायदा क्या हुआ? हाँ, इतना ही इधर होता, ये देखिए इतना ही पार्ट अगर आप इधर भी लगा अब आंसर कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि जितनी रोड थी यहां पर अगर हम कर दे तो आंसर क्या होगा? तब भी डी ही होगा। यस और नो? तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को फील करिए, तभी आप इसके बारे में समझ पाओगे, कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद एक मास है m और दूसरा है 2m। दो मास दे दिया अलग अलग और बीच में कुछ सेपरेशन भी है। क्या है? सेपरेशन। अब जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर ही होगा सेंटर ऑफ मास, बॉडी के ऊपर ही लाई करेगा, बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। ये बात मैंने बता दी थी आपको, रिंग वाला क्वेश्चन बताया था जब, बताया था ना। तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस गिवन है, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, ये लो। इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? चलो, अभी कंफ्यूज हो गए हो लगता है, अब नहीं होंगे। अब कहां लाई करेगा? एक बॉडी A है, एक B है, दोनों का मास सेम m है, बीच में डिस्टेंस d है, इनके बीच का डिस्टेंस। नाउ द वेयर द सेंटर ऑफ मास इन दिस सिचुएशन, कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इधर या इधर? सॉरी, P Q R S X Y, कौन से पॉइंट? यस, आर दिस। ठीक है, चलो अब इसी में क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे। 2m हो जाए तो मास किस साइड? अभी भी पॉइंट आपके सामने है, आप बताइए कौन से पॉइंट पर? चलो मैंने यहाँ पे x यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था, p और x यहाँ पर लगाना चाहिए था, बीच। अब बताइए, नाउ द सेंटर ऑफ मास इज एट व्हाट पॉइंट? कौन से पॉइंट पर? y पर, q पर, r पर, s पर, x पर या p पर? ज्यादा मास कहां पर है? तो झुकाव इस तरफ ही रहने वाला है। r क्या है? बिल्कुल मिड है। s क्या है? इस मास से थोड़ा, तो दिस वन विल बी द सेंटर ऑफ मास इन दिस सिचुएशन। ठीक है, ओके। अगर ये और ज्यादा बढ़ जाए तो जो ये इसका सेंटर ऑफ मास है वो और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द 3m मास, बी पॉइंट की तरफ थोड़ा सा और चला जाए। अब तो आगे ऐसा इतने सारे एग्जांपल ले लिए। ठीक है, इसके बाद
पोजीशन वेक्टर, वेक्टर का पता आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह का। एक ज्योमेट्री बताता हूँ, ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ मास को लेना सिखाते हैं आप। सपोज ये ओरिजिन है, कोई भी मास ले लिया, एक मास ले लिया m1 और एक मास ले लिया m2, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लेकर बात करेंगे अभी। दो मास ले लिया, एक m1 एक m2, कोई बड़ा भी हो सकता है कोई छोटा भी हो सकता है, डजंट मैटर, हमें तो बस एक फार्मूला मिल जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इस सिचुएशन में m1 m2 आप पोजीशन वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा r1, ये क्या हो जाएगा r, दो पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए ये आपको। जब भी कोई चीज होती है ना, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ लेकर हम उसकी पोजीशन क्या है और तो उन दो चीजों के बीच में गैप कितना है, ये सब आप कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये हम अपने आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो चीजें आपको वैसे सिंपली वे में पता होनी चाहिए। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये ओरिजिन ओ है। ये दो बॉडी जिसका मास m1 और m2 है, इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब ये तो पता नहीं आपको m1 बड़ा है या m2 बड़ा, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, m1 ग्रेटर हो सकता है, m2 ग्रेटर हो सकता है m1 से, कुछ भी हो सकता है। चलो अभी हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हमने भी क्या करा, कहीं भी कोई भी कम हो सकता है, कोई भी ज्यादा, इवन इक्वल भी हो सकते हैं, तो हमने कुछ भी ना सोचकर इनके बीच में ही तो लाई करेगा ना कहीं पर। ये तो फैक्ट है। फैक्ट क्या है, the center of mass of these two objects m1 and m2 will lie in between these on the displacement vector। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कहीं भी लाई करेगा। चलो यहां पर ले लिया सपोज सेंटर ऑफ मास COM, इसका क्या होगा यहां से पोजीशन वेक्टर COM, क्या होगा RCOM, ठीक है। इस RCOM की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का। जैसे आपने बता दिया m1 इतनी दूर है ओरिजिन से, m2 इतनी दूर है, और मैं यहां से ही खड़ा होकर बता रहा हूं, देखिए फील करिए, ये रहा m1, ठीक है, ये रहा m2, दिख रहा है, थोड़ा गैप ले लो, ये लो, कोई मेरे पास है कोई मेरे से दूर है, तो मेरे से एक तो डिस्टेंस देखो ये पूरे हैंड का दिख रहा है, और एक कितना मैंने हैंड को देखो बैंड करा, तो ये पोजीशन ये है, इसकी ये है, बट इनका सेंटर ऑफ मास कहां है, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करे इसका, तो सेंटर ऑफ मास इनके बीच में यहां पर लाई करेगा। और उसका मेरे से डिस्टेंस कितना होगा, ना तो इतना होगा ना इतना होगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, कैसे निकाल सकते हो आप ये वैल्यू को, तो इसके लिए फार्मूला नोट करिए, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के लिए फ्रॉम ओरिजिन m1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m, इस तरह से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो, ठीक है। दूसरी बात, m1 सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z भी हो सकती है, 3D में भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल में देख लीजिए पहले। 2 डायमेंशनल में है तो जो ये m1 मास है एट पॉइंट A फ्रॉम द ओरिजिन, देयर विल बी 2 कोऑर्डिनेट्स x एंड y, तो आपका फर्ज बनता है आप इसको x1 और y1 लोगे, बिकॉज हियर x2 y2 these coordinates are also there,
और गल्ला होता तो एक्स वाई ले लेते आप, 0 से x 0 से y, बट इन दिस सिचुएशन देयर इज अ डिस्टेंस 0x1 x एक्सिस पर रहेगा, ओके वर्टिकल डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस देगा इस पॉइंट का। तो इसी तरह से जो ये सेंटर ऑफ मास है, जो ये सेंटर ऑफ मास है आपका, यहां पर सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट सी, सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो आपने इसका डिस्टेंस बता दिया, इसका ले लिया और इसका कैलकुलेट कर दिया। अब इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, ये भी तो लाई कर रहा है कहीं पर, इस पे भी तो x और y की वैल्यू होगी, इवन z की भी होगी। अगर 3D ले रहे, 3D लिए हम z1 भी लगा सकते हो, लगा सकते हो ना, लगा सकते हो, क्या दिक्कत है? आगे आगे तो इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल तीनों चीजों में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके भी आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, और ये किसके होंगे? x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ में? तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, कैसे कैसे लोगे? फॉर्मूला नोट करिए, m1 x1 प्लस m2 y1। दो में ही कर लेते हैं पहले, ठीक है, पहले दो में ही कर लेते हैं।